ग्रामीण क्षेत्रों में रास्ते कीचड़ से सन गए हैं। टिन के घर में एक छोटी सी चाय की दुकान। भारी बारिश हो रही है और टिन के कमरे में वह आवाज अजीब तरह से एक टिमटिमाती मनोदशा लाती है। उस बरसात की रात में चारों दोस्तों ने बैठकर थोड़ी थोड़ी देर में चाय पी और शाम की मजलिस बढ़ाई। खेल, समाचार, भूख हड़ताल, संदेश, इलेक्ट्रिक ट्रेन, कहानियां, विभिन्न फिल्में। कहानी। आखिरकार कहानी विधा अपने आप ही एक भूतिया कहानी की ओर बढ़ गई। जिनका खून गर्म होता है, जो जीवन को पत्थरों से उड़ा देना पसंद करते हैं, वे भूतों पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहते। भूत एक मजाक है। यह चलो मजलिस में गर्म पापड़ जितना ही स्वादिष्ट है। न हो तो भी कोई नुकसान नहीं, लेकिन गर्मी हो तो शाममजलिस आसानी से जमा हो सकती है। इस तरह चार युवा दोस्त भूत प्रेत की कहानियों में खो गए। उनके पास बाहर देखने का समय नहीं था, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। देखने पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह बारिश जो बहुत देर से नीरस स्वर में गिर रही थी, जिसमें कोई मियानो कहानी जमी हुई थी, और ये थी संध्या मजलिस की सबसे बेहतरीन अनुपन भूत कहानी। तो लड़के पूरी तरह से मकड़ी के जाल में फंस गए। तभी अचानक एक आदमी घर में घुस आया। उनका पूरा शरीर रेनकोट से ढका हुआ है और उस मानसून से लगातार पानी गिर रहा है। चारों मित्र आश्चर्य से देखने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो किसी भूत की कहानी का कोई पात्र बाहर के अभेद्य अंधकार से उनके सामने प्रकट हो गया हो। हालांकि उनका आश्चर्य यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वह बेहतर दिख रहा था और उसे एहसास हुआ कि वे अजनबी थे। देहात से कोई नहीं, बिल्कुल शुद्ध साहेब। तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। साहब सीधे उनके पास आए, फिर उनकी तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, हॉन्टेड हाउस कहाँ है? चारों दोस्त कॉलेज के छात्र हैं, इसलिए उन्हें एक विदेशी साहेब से बात करनी होगी। कोई बात नहीं। दोस्तों में रेमन सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला था। इस गांव में 1 मील अंदर जाएं तो एक बड़ा जमींदार का घर है। एक लंबा पुराना घर। अब वहां कोई नहीं रहता। उसके पास दूसरी मंजिल पर एक कमरा है। क्यों, क्या तुम वहां जाना चाहते हो? शैलेश ने उसकी बात छीन ली और बात काटते हुए बोला, हाँ, अगर तुम उस एकांत कमरे में समय बिता सको तो साहेब को भूत का पता मिल जाएगा। ये सुनकर साहब जोर से हंस पड़े। उसकी आवाज बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे लगातार चिल्लाने के बाद लोगों का गला टूट जाता है। साहब ने फिर टेढ़ी नजर से उनकी ओर देखा और कमर में खोसा रिवाल्वर निकालकर दाहिने हाथ से बार बार नाचने लगे। उसका व्यवहार देखकर चारों दोस्त बहुत असहज महसूस करने लगे। आप कहाँ से आए हैं? ये साहेब है। क्या यह उसकी नियति है जो उसे उस बरसात की रात में इस गांव में ले आई? जब बुद्ध ने मजाक में पूछा, तुम उस भुतहा घर में अकेले नहीं जा सकते, तुम्हें लोगों और लालटेन के साथ जाना होगा। साहब ने एक बार फिर अपनी वही रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। फिर उसने अपनी जेब से टार्च निकाली और बाहर अंधेरे में रोशनी की एक गोली चलाई। कहने के लिए वास्तव में मजबूत मशाल। जब प्रकाश एक पेड़ की चोटी पर पड़ा तो कुछ चमगादड़ों ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गए। अचानक साहेब जैसे ही घर में दाखिल हुआ, रहस्यमय तरीके से बारिश में बाहर निकल गया। उसकी मशाल काफी दूर तक जलती और बुझती हुई दिखाई दी। चारों दोस्त कमरे में चुपचाप बैठे रहे। शायद वे सोचने लगे कि साहब को पोरो जमींदार के घर भेजना उचित है या नहीं। विरोध करने पर भी उसने सहमति नहीं दी। यह सोचते सोचते उन सबके हृदय में एक अज्ञात भय व्याप्त हो गया। चारों दोस्तों को घर लौटने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वे गर्मी की छुट्टियों में घर आए हुए हैं। चाहे रात कितनी भी गहरी क्यों न हो,
घर चावल से ढका रहेगा, यह एक ज्ञात तथ्य है। लेकिन वे कुछ देर बैठे रहे और साहेब को असहज महसूस होने लगा। दरअसल अगर यह विदेशी किसी खतरे में पड़ता तो वे चारों इसमें हिस्सा लेते। बाहर अंधेरा देखकर और हल्की बारिश के बारे में सोचकर उनका मन सचमुच परेशान हो गया। उस आदमी को एक झटके में मौत के मुंह में धकेल दिया गया था, है ना? चारों दोस्तों के पास बाइक थी। उन्होंने चुपचाप चाय की दुकान का भुगतान किया और बाहर आ गए। फिर निकल पड़ा उस पुराने घर की ओर। वे लंबे समय से इस क्षेत्र में नहीं गए। फिर हाल ही में कॉलेज की छुट्टियों से घर आया। वहां पहुंचकर सभी लोग रुक गए। उस पुराने घर के सामने ऐसे घासपूस और कांटेदार पेड़ उग आए हैं कि कौन अंदर घुस सकता है। काफी देर तक व्यर्थ प्रयास करने के बाद उन्होंने जर्जर भवन में प्रवेश की उम्मीद छोड़ दी। भूत प्रेतों के अलावा सांपों का भी डर रहता है। इस अंधेरी रात में जले हुए घर में प्रवेश करने का अर्थ है अपना जीवन यम को समर्पित करना। उन्हें इस बात का कोई संकेत नहीं मिला कि उनसे पहले कोई और घर में दाखिल हुआ था। उन्होंने दूर से ही अनजान साहेब को आवाज लगाई। वह आवाज टूटी हुई दीवार से टकराकर वापस लौट आई। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। शैलेश ने कहा, मुझे कल सुबह खबर पाने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जनार्दन के दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने कहा, हम गांव के चौकीदार तक खबर पहुंचा सकते हैं। अगर वह रात को घर पर नजर रखता है। इस सलाह से सभी बहुत खुश हुए और रास्ते में ही चौकीदार को खबर देकर अपने अपने घर चले गए। उस समय पानी तो थोड़ा सा था, लेकिन सड़क के दोनों ओर लगे बड़े बड़े पेड़ों से टपक रहा था। चार दोस्त अपना खाना खत्म करने के बाद एक घर में मिले। यह शैलेश का घर है। उनका लिविंग रूम खाली है। यदि वे तय करें तो चार दोस्त उस कमरे में रात बिताएंगे। उनके मन के कोने में यह बात बिच्छू की तरह क्यों डंक मार रही है कि कहीं सांप के साथ कुछ बुरा न हो जाए। कानून की नजर में न भी हो तो परोक्ष रूप से वे जिम्मेदार होंगे। आओ हम जागकर रात बिताएं। जब जनार्दन टिप्पणी करें, तुम्हें क्या पता, कोई बुरी खबर होगी तो चौकीदार आकर हमें बुला लेगा। रात को जागना ठीक नहीं था। बातें करते करते कब नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। रात के अंत में अचानक चौकीदार की चीख सुनकर सक्कल जाग गया। चौकीदार की नजर उस घर पर थी। अपनी आखिरी गश्त के दौरान जब उसने घर के अंदर से तेज हंसी की आवाज सुनी तो वह रुक गया। फिर वह राम राम चिल्लाता रहा। अकेला। चौकीदार की घर में घुसने की हिम्मत नहीं हुई तो वह कॉलेज के लड़के को बुलाने आया। जब वे चौकीदार के साथ गए और जमींदार के खंडहर घर में दिखाई दिए तो आसमान लगभग साफ था। चौकीदार ने अपनी छड़ी से खरपतवार हटाकर उन्हें रास्ता दिया। वे सब उसके पीछे हो लिए। लोगों की प्रतिक्रिया पाकर एक लोमड़ी के बच्चे ने अपना मुंह उठाया और भाग गया। एक मंजिल जगह जगह से काफी टूटी हुई है। वे दूसरी मंजिल पर सीढ़ियां ढूंढते हैं। जैसे ही वे ऊपर की ओर बढ़े तो मेंढकों का एक समूह सबके सिर के ऊपर मंडराने लगा। लेकिन उन्होंने उस सब के बारे में नहीं सोचा। प्रकट हुआ और दूसरी मंजिल की बड़ी बालकनी में चला गया। सामने एक कमरे से गड़गड़ाहट की आवाज आती है। दरवाजा धक्का देकर खोला गया और सभी लोग एक साथ कमरे में दाखिल हुए। क्या आश्चर्य है! यही कारण है। कहना होगा कि आदमी के पास मुंह है। लोगों से भरे इस टूटे फूटे और वीरान घर में घुसने से उसे डर नहीं लगता था। लेकिन सांप जो आधे बेहोश पड़े हैं और उनके मुंह से ऐसी बड़बड़ाने की आवाज निकल रही है। शैलेश ने कहा, क्या आश्चर्य है! टॉर्च जलाई तो साहेब को दिख गया कि वह क्या लिख रहा है।
बुद्ध बैठ गए और टिप्पणी की, डायरी को देख रहे हैं साहब, एक डायरी लिख रहे थे। जनार्दन ने कहा, तो आश्चर्य की बात है, डायरी जरूर पढ़नी चाहिए। वह भी सबने एक साथ कहा, पढ़ो पढ़ो। पहले यह जानना जरूरी है कि साहब लिखने के लिए बेहोश हैं या नहीं। जनार्दन ने फिर डायरी देखी और पढ़ना शुरू कर दिया। 12 से 15 मीटर मैं बहुत कठिनाई से ऊपर चढ़ा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। घर लोमड़ियों और स्पूनबिल्स का घोंसला बन गया है। मैंने इस कमरे में रात बिताने का फैसला किया। मैंने इसे फर्श पर लाने के लिए मानसून का सहारा लिया। यह काफी ठंडा है। मैंने कमरे की खिड़कियां बंद कर दी। मशाल जलती रही। 1 से 20 मीटर शायद थोड़ी नींद आ रही है। मैंने अचानक अपनी आंखें खोली और आवाज की ओर देखा। क्या आश्चर्य है, घर की खिड़कियां धड़ाम से खुल रही हैं। इसका कारण क्या है? मैंने खिड़कियां फिर से बंद कर दी। 1 से 30 मी में शैतानी हंसी के साथ फिर से चौंका। मैंने देखा तो खिड़कियां फिर से तेज आवाज के साथ खुल रही थीं। मैं सचमुच आश्चर्यचकित था। मैं खड़ा हो गया। बारिश काफी समय से रुकी हुई है। क्षीण चांदनी में बाहर का दृश्य ठीक से दिखाई नहीं देता। क्या अगले कमरे में कोई रो रहा है? 1 से 45 मीटर अचानक एक हृदय विदारक चीख सुनाई दी। मैंने नजर दौड़ाई तो बंद दरवाजे से एक कंकाल आता हुआ दिखा। कंकाल ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढका हुआ है। कैसी कर्कश चीख है। मैंने तुरंत अपनी कमर से रिवॉल्वर निकाली और कुछ गोलियां चलाई। कमरा धुएं से भर गया। टॉर्च उठाओ और देखो कि कंकाल अब कमरे में नहीं है। 2 से 5 एमएस इस बार रोना नहीं, बड़ी हंसी। देखो, सिर पर बहुत सारे कंकाल घूम रहे हैं। उनकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन पर हैं। अनुभूति ऐसा लगता है कि जगह जमी हुई है। मैं तेजी से फर्श से उछल पड़ा। मैं खुद ही जोर से चिल्लाया। डरन ही उन्हें डराने के कारण मैं स्वयं यह नहीं समझ पाया। अचानक मैंने ऊपर देखा तो पाया कि कंकाल हवा में घुले हुए थे। 2 से 30 मिनट नींद आंखों से पूरी तरह ओझल हो गई है। यह जमा देने वाली सर्दी है। मेरा ऐसा लग रहा है मानो मैं दार्जिलिंग या लंदन में हूँ। गर्मियों में ऊनी या गर्म कपड़े नहीं मिलते। सर्दियों की हवा सभी खिड़कियों से होकर बहती है। यह करीब आ गया। मैंने खिड़कियां फिर से बंद कर दी। 3 से 10 श्रीमान, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं जाग रहा हूँ, सोया नहीं हूँ? ऐसा लग रहा था मानो सफेद कंकाल धीरे धीरे चल रहे हों और मेरे शरीर पर बर्फ की चादर बिछा रहे हों। मैं अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद उस चादर को अपने शरीर से नहीं हटा सका। आंखों में ये कैसी नींद आ गई, कैसी कड़ाके की सर्दी। डायरी में यही लिखा है। चारों दोस्तों ने आश्चर्य से डायरी देखी। इस बीच चौकीदार नीचे जा चुका है और एक मग पानी ले आया है। जैसे ही उसने पानी उठाया और साहेब के चेहरे और आंखों पर छिड़का, उसकी आंखें उससे मिल गईं। आंखें जाबा फूल की तरह लाल हैं। हाँ हाँ, हंसा वो सांप। साहब इतने मजबूत हैं कि वे 4 दोस्त हैं। यहाँ तक कि मिल्ल भी उसे पकड़ नहीं सकता। फिर उसका शरीर पूरी तरह से गिर गया। थोड़ी देर बाद इस घर का बूढ़ा दरबान अपनी छड़ी लेकर खटखटाता हुआ आया। वह इस भुतहा घर के पास कहाँ रहता है? इस घर में लोगों के हिलने डुलने और चिल्लाने की आवाजें सुनकर पता चला कि असल बात क्या है। दरबान 108 साल का है। उसे सब मालूम था। इस जमींदार परिवार में 3 आदमी बहुत अत्याचारी हुआ करते थे। ऐसा कोई गलत काम नहीं है
जिसे करने में उसके हाथ कांपते हों। एक बार अकाल से पीड़ित लोगों के एक समूह को मामूली कारण से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें खाने की अनुमति नहीं दी गई। अगले दिन उसे सुखाकर मार दिया जाता है। तब से इस घर पर भूतों का साया है। सुना है मकान मालिक को ही भूत ने मार डाला। कहानी खत्म करने के बाद बहुत बूढ़े दरबान ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया और कहा, नसीब, नसीब, सब कुछ संभव है। नहीं तो यह विदेशी सांप यहाँ भूत को जान देने क्यों आता।